फन भी होगा, मस्ती भी होगी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसटी विद साहिल में, जहां आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीए फाइनल रिवीजन टेस्ट पेपर फॉर मई 2025। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वो जो सब्सक्राइब का बटन है उस पर क्लिक करें। तो यार चलो शुरू करते हैं। वर्धमान लिमिटेड हियर एंड आफ्टर रेफर टू एज कंपनी। अच्छा, इन्होंने हमको बता दिया। रजिस्टर्ड इन दिल्ली, हैज़ ऑपरेशन इन मल्टीपल स्टेट्स अक्रॉस इंडिया। तो कंपनी के बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, इंडिया भर में कंपनी के ऑपरेशंस हैं। कंपनी ने सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेके रखा है। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी टैक्स टीम ने हमको ये वाली रिपोर्ट प्रेजेंट करी है। आइए देखें क्या है रिपोर्ट में। सबसे पहले, कंपनी सोल्ड गुड्स वैल्यूइंग 5 करोड़ फ्रॉम इट्स वेयर हाउस लोकेटेड एट कांडला पोर्ट टू अ बायर लोकेटेड इन अहमदाबाद बाय द वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स। ठीक है। Responsibility of clearance of goods shall be on buyer. Goods were imported from Vietnam and were not cleared for home consumption since then. भाई कंपनी ने 5 करोड़ के गुड्स बेच दिए। कहाँ से बेच दिए भाई? वेयर हाउस से बेच दिए। और ये वेयर हाउस से डायरेक्टली गुड्स अहमदाबाद वाले बायर को बेच दिए वाया ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। और कंपनी ने गुड्स क्लियर नहीं कराए थे। आपको मालूम हो तो स्केड्यूल 3 में हम ये ट्रांजैक्शन पढ़ते थे कि अगर आपने वेयर हाउस सेल कर दी वाया ट्रांसफरिंग डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल तो उस ट्रांजैक्शन के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। अब देखें क्या इन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा है क्या। अरे वाह, पहला क्वेश्चन एमसीक्यू का देखो। इन रिलेशन टू गुड्स सोल्ड फ्रॉम इट्स वेयर हाउस इन कांडला गुजरात द कंपनी शल, सर कंपनी शल नॉट बी लाइबल टू पे एनी ड्यूटी और टैक्स। कंपनी को ना कोई ड्यूटी देनी है और ना ही कोई टैक्स का पैसा देना है। ठीक है सर। सेकेंड, कंपनी गॉट अ फेवरेबल एडवांस रूलिंग ऑर्डर ऑन अ पर्टिकुलर इशू फ्रॉम द अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग राजस्थान। द एप्लीकेशन वॉज फाइल्ड बाय कंपनी थ्रू इज रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस इन राजस्थान। तो एडवांस रूलिंग के लिए कंपनी गई होगी कोई मैटर के लिए और कंपनी को एडवांस रूलिंग फेवरेबल आई है फॉर अ पर्टिकुलर प्लेस दैट इज राजस्थान। अब हमको ये देखना है कि भाई क्वेश्चन है क्या इससे रिलेटेड। तो इन रिलेशन टू एडवांस रूलिंग ऑर्डर रिसीव्ड बाय द कंपनी इन राजस्थान, द ऑर्डर इज बाइंडिंग ऑन द कंपनी ओनली इन राजस्थान बट ऑन जुरिसडिक्शनल ऑफिसेस अक्रॉस ऑल रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी इन इंडिया। ऐसा तो होता ही नहीं है सर। एडवांस रूलिंग का जो ऑर्डर होता है वो स्पेसिफिक जगह के लिए ही वैलिड होता है, प्रॉपर ऑफिसर के लिए भी स्पेसिफिक जगह के लिए वैलिड और जो क्लाइंट है हमारा उसके लिए भी स्पेसिफिक जगह के लिए ही वैलिड रहेगा। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ है? तो ऑर्डर इज बाइंडिंग, ये देखो ये रहा, द ऑर्डर इज बाइंडिंग ऑन द कंपनी एंड द जुरिसडिक्शनल ऑफिसर इन दी राजस्थान। और कहीं पे भी ऑर्डर बाइंडिंग नहीं रहेगा। उसके बाद अब आ जाओ, बहुत सिंपल एमसीक्यू लग रहा है। 5 दिए और हो सकता है 5 क्वेश्चन होंगे। फिर द कंपनी रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इन महाराष्ट्र वेयर इन अ डिमांड ऑफ टैक्स अमाउंटिंग टू 1 करोड़ एंड पेनल्टी अमाउंटिंग टू 10 लाख एंड इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू 25 लाख वॉज कन्फर्म्ड बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। The dispute in this case was similar to the issue for which the favorable order from advance ruling was received by the company in the state of Rajasthan. The company feels that it has a strong case in the matter before the appellate authority. ठीक है, देखते हैं भैया इसका क्या पूछा है इन्होंने। कुछ क्वेश्चन पूछा है क्या? तो इन केस कंपनी प्रिफर्स एन अपील बिफोर द अपीलेट अथॉरिटी। तो अगर कंपनी खुश नहीं है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर से तो कंपनी अपील फाइल कर सकती है। उस अपील के केस में कंपनी को 10% ऑफ टैक्स का पैसा देना पड़ता है। तो भैया यहाँ पे टैक्स की डिमांड कितनी थी? तो यहाँ पे थी हमारी टैक्स की डिमांड 1 करोड़ और 1 करोड़ का 10% होगा हमारा 10 लाख रुपये। तो कंपनी को देना पड़ेगा कितना? 10 लाख रुपीज़ देना पड़ेगा और फिर कंपनी अपील कर सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद द कंपनी हैज़ इशूड टैक्स इनवॉइस in relation to certain supplies wherein the total tax collected from the recipient amounted to 3 crores. Subsequently, it was noticed that supplies were not liable to GST and the amount has been wrongly collected by the company. बाद में कंपनी को रियलाइज़ हुआ हाय राम, हमने तो गलती कर दिया, हमने तो गलत पैसे ले लिए। तो अब क्या करें भैया? अगर आपने गलत पैसे ले लिए हैं तो आप तो गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दो, बाद की बाद में समझेंगे। तो सर कंपनी शैल डिपॉजिट
अमाउंट टू द गवर्नमेंट, तो कंपनी ये वाला पैसा गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देगी, ठीक है। उसके बाद अ स्पेशल ऑडिट वॉज इनिशिएटेड बाय द चार्टेड अकाउंटेंट नॉमिनेटेड बाय द स्टेट टैक्स ऑथोरिटीज ऑफ मध्य प्रदेश अगेंस्ट द कंपनी इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। क्या क्वेश्चन है भाई, इसका पैसा कौन देगा? अरे भैया इसका जो रेम्यूनरेशन है ना चार्टर्ड अकाउंटेंट का, वो प्रॉपर ऑफिसर देगा भाई। तो एक्सपेंसेस ऑफ एग्जामिनेशन, ऑडिट, रेम्यूनरेशन शैल बी पेड बाय द कमिश्नर, कमिश्नर साहब को पूरा पैसा देना पड़ेगा। हो गया, सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। 5 अलग अलग सब पॉइंट्स और 5 अलग अलग एमसीक्यू है, इनको इन्होंने केस सिनारियो का नाम दे दिया, ठीक है सर। आगे बढ़ो, केस सिनारियो नंबर 2। अच्छा केस सिनारियो, विद्युत कॉरपोरेशन। अच्छा केस सिनारियो हैंडल करने का एक और तरीका होता है कि आप पहले क्वेश्चन पढ़ लो, उससे क्या होगा आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस बारे में केस सिनारियो है। मतलब आप केस सिनारियो पढ़ने से पहले ही एक बार ये देख लो कि भाई उन्होंने पूछा क्या है, फिर उसके बाद केस सिनारियो पढ़ोगे तो ज़्यादा आनंद आएगा। चलो सेकंड केस सिनारियो में हम ऐसा उल्टा रवैया लेके देखते हैं। द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑन विच GST is payable by Delhi HO under the forward charge for the month of February is, ठीक है सर। तो दिल्ली HO को फॉरवर्ड चार्ज में कितना GST पे करना है, देखें भाई। तो ये विद्युत कॉरपोरेशन है, PSU है, इसके अंदर गवर्नमेंट कितना होल्ड करती है? 75% इक्विटी गवर्नमेंट होल्ड करती है और बाकी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स होल्ड करते हैं। कंपनी ने सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेके रखा है, कंपनी का HO दिल्ली में है और पावर प्लांट्स बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है, ठीक है सर। फॉलोइंग ट्रांजैक्शन वाज कैरिड आउट बाय द कंपनी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फरवरी। अपन सिर्फ दिल्ली दिल्ली देख लें क्या, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है फॉरवर्ड चार्ज में दिल्ली को किस में टैक्स देना है। तो सबसे पहले बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सेविंग बैंक अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट। तो आपको तो मालूम है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, एडवांसेस एंड डिपॉजिट्स के ऊपर GST एग्जेम्प्ट होता है, उसके ऊपर GST नहीं लगता है, तो ये तो एग्जेम्प्ट है। हाउस रेंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉइज फॉर द रेसिडेंशियल अकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू देम, ठीक है सर, 55,000। फिर रेंट कलेक्टेड फ्रॉम बैंक, ATM, पोस्ट ऑफिस, ये हमारा टैक्सेबल। फिर सेल ऑफ मेटल स्क्रैप और अदर इनकम है 2,50,000। और भाई ये 55,000 भी हमारा क्या रहता है? एग्जेम्प्ट रहता है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी फॉर रेसिडेंशियल यूज़। तो 2.5 लाख और 48,000। और ये सारे ट्रांजैक्शंस परचेज़ के हैं, ये परचेज़ का ट्रांजैक्शन है, ये बोर्ड मीटिंग का है। हाँ, तो ये सब हमारा इनपुट है, हमसे तो आउटपुट पूछा है। तो 2.5 लाख और 48,000 डेट इज़ 2,98,000। सिंपल। अगला क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल इनवर्ट सप्लाई ऑन विच GST शैल बी पेबल अंडर रिवर्स चार्ज बाय बिहार पावर प्लांट इज। अब रिवर्स चार्ज में बिहार पावर प्लांट को कौन सा टैक्स देना है? तो मैं परचेज की इंफॉर्मेशन देखूंगा नहीं, मैं आ जाऊँ सेल की इंफॉर्मेशन पे। अब ये दिल्ली HO, इसका ट्रांजैक्शन नहीं देखना है, उड़ीसा वाला भी नहीं देखना है, ये दिल्ली वाला भी नहीं देखना है, अपने को सिर्फ बिहार वाला देखना है। ये आ जाओ, फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ HO एंड पावर प्लांट्स द कंपनी इंगेज प्राइवेट सिक्योरिटी एज वेल एज CISF बोले तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, और इन्होंने हमें ट्रांजैक्शन दिए। अब देखो ध्यान से, आपको अगर याद हो तो सिक्योरिटी के केस में रिवर्स चार्ज की बात होती है। तो सिक्योरिटी के केस में कब लगता था रिवर्स चार्ज सर? सिक्योरिटी के केस में याद करो यार, सप्लायर इज एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट और रेसिपेंट इज रजिस्टर्ड पर्सन। उस केस में हमारा लगता था रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब सर यहाँ पे हम देख लेते हैं, सप्लायर इज सेंट्रल इंडिया सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, मतलब सप्लायर इज एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। रेसिपेंट कौन है? रेसिपेंट कंपनी या रजिस्टर्ड पर्सन? सर रजिस्टर्ड पर्सन, और यहाँ पे तो रेसिपेंट रजिस्टर्ड पर्सन है बिहार। तो ये जो 10 लाख रुपए ना, इस पे लग जाएगा हमारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। और सर बिहार ने मशीनरी परचेज करी है
तो मशीनरी परचेस करने के ऊपर तो RCM कभी नहीं लगता, तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा हमारा 10 लाख रुपीस। आगे, द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑन विच TDS अंडर सेक्शन 51 शेल बी डिडक्टेड बाय दिल्ली HO वाइल मेकिंग द पेमेंट टू स्टेशनरी मार्ट। ठीक है भैया, TDS की बात करिए, अगर आपको याद हो, अगर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 2.5 लाख से ज़्यादा रहती है तो फिर TDS डिडक्ट होता है कितने परसेंट से? 2% से हमारा TDS डिडक्ट होता है। तो यहाँ पे सर देखें भैया TDS की बात, अ सप्लाई ऑर्डर फॉर स्टेशनरी आइटम्स वॉज अवॉर्डेड बाय दिल्ली HO टू स्टेशनरी मार्ट फॉर 3,36,000 इंक्लूडिंग GST एट द रेट 12%। तो पहले अपन GST हटा देते हैं, तो 3,36,000 सर 2.5 लाख से ज़्यादा है तो TDS की बात तो होगी। स्टेशनरी आइटम्स वर्थ ₹44,800 इंक्लूडिंग GST एट द रेट 12%। तो 44,800 में से GST हटा दो, 40,000। तो 40,000 रुपये का ये सप्लाई करा आइटम एंड इशूड द टैक्स इनवॉइस इन फरवरी में बहुत कुछ होता है भाई। दिल्ली हैड मेड द पेमेंट ऑफ बिल। हाँ तो सर TDS कटेगा और जब जब पेमेंट करते रहेंगे तब तब आपको 2% का TDS काट के देना पड़ेगा। तो भैया 40,000 का कॉन्ट्रैक्ट है, 40,000 का 2% हो गया हमारा 800 रुपये। तो देखें ना भैया, इधर कोई ऑप्शन दिया है क्या? अच्छा, इन्होंने तो सिर्फ डायरेक्ट अमाउंट पूछा, TDS नहीं पूछा, तो 40,000 के ऊपर TDS की बात हो जाएगी, सिंपल। फिर द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल इनवर्ट सप्लाई ऑन विच GST शल बी पेबल अंडर रिवर्स चार्ज बाय दिल्ली HO एंड ओडिशा प्लांट। तो इनवर्ट सप्लाई और दिल्ली HO और ओडिशा प्लांट रिवर्स चार्ज में पे करेंगे। ठीक है सर, इनवर्ट सप्लाई है तो हम यहाँ पे परचेस वाली डिटेल में आ जाए, तो ये दिल्ली HO और ओडिशा ना, तो दिल्ली, हाँ दिल्ली एंड ओडिशा। तो ये वाला फर्नीचर खरीदा, उसके ऊपर कोई RCM नहीं लगता। अब बोर्ड मीटिंग हुई है भैया, बोर्ड मीटिंग फॉर प्रोजेक्ट एक्सपांशन वॉज हेल्ड। दिल्ली HO पेड 20,000 एज अ सिटिंग फीस टू 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो 20,000 और 4 लोगों को दिया, तो 20,000 इंटू 4 हो गया 80,000। तो 80,000 के ऊपर तो RCM की बात हो जाएगी। फर्दर इट पेड 80,000 टू वन ऑफ द डायरेक्टर हु हैड रेंटेड द ऑफिस बिल्डिंग टू दिल्ली HO। अब आपको ऑलरेडी पता है कि सर RCM तभी लगता है जब सिटिंग फीस दी हो। अगर डायरेक्टर खुद प्रोफेशनल कैपेसिटी में कुछ सर्विसेज दे रहा है इंडिविजुअली, तो वहाँ पे RCM नहीं, वहाँ पे फिर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही लगता है। तो इस केस में 80,000 रुपये जो हैं सिटिंग फीस वाले, बस उसके ऊपर ही क्या आएगा, हमारा RCM आएगा। ठीक है, इधर आ जाओ। तो दिल्ली का तो हो गया हमारा कितना, 80,000 रुपये। उसके बाद इधर देख लेते हैं, इधर कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। अब राजा यहाँ पे सिक्योरिटी सर्विसेज पे RCM तभी आता है जब सप्लायर इज़ एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। यहाँ पे तो खुद एक प्राइवेट लिमिटेड है, तो फिर यहाँ पे तो RCM आएगा नहीं। ठीक है सर। हाँ, उड़ीसा वाले में इसमें आ जाएगा CIF में, तो 80,000 एंड 8 लाख। तो देखें हमारा ये वाला ऑप्शन है क्या? ओहो, तो ये रहा हमारा ऑप्शन 80,000 एंड 8 लाख। ठीक है, चलो उसके बाद Which of the following statement is most appropriate with respect to sale of metal scrap by छत्तीसगढ़ प्लांट? तो मेटल स्क्रैप की बात करी है बाय छत्तीसगढ़ प्लांट। कांग्या ये रहा। तो देखो, मेटल स्क्रैप के केस में RCM लगता है, बट RCM तभी लगता है जब एक अनरजिस्टर्ड डीलर एक रजिस्टर्ड डीलर को बेच रहा हूँ, तो उस केस में RCM की बात होती है। यहाँ पे तो हम खुद ही रजिस्टर्ड हैं और हम खुद मेटल स्क्रैप बेच रहे हैं किसी अनरजिस्टर्ड को, तो यहाँ पे कोई RCM की बात नहीं होगी। तो देखें भैया, यहाँ पे कोई ऑप्शन है क्या? तो ये रहा, GST ऑन द वैल्यू ऑफ 45,000। नहीं भाई, रिवर्स चार्ज नहीं। ये रहा, GST ऑन वैल्यू ऑफ 45,000 इज पेबल बाय छत्तीसगढ़ प्लांट अंडर दी फॉरवर्ड चार्ज। बस इतनी सी बात है। चलो आगे आगे आगे। 11th क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लाईज आर नॉट टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। इधर से देख के बता देंगे। हाउस रेंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय फॉर रेसिडेंशियल अकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू देम, और ये पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टैक्सेबल। हाँ ठीक है। रेंट कलेक्टेड फ्रॉम बैंक, हाँ इस पे भी फॉरवर्ड चार्ज आएगा। सेल ऑफ मेटल स्क्रैप, इस पे भी फॉरवर्ड चार्ज आएगा। तो भैया तीनों के ऊपर ही फॉरवर्ड चार्ज आएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओ हो सर, हम एक बार चेक करें क्या हमारे आंसर्स? तो चलो यार हम एक बार चेक करते हैं हमारे आंसर कि हमारे और इनके आंसर मैच कर रहे हैं या नहीं। तो DCCAD, 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 DCCAD और DCCAD 5 करोड़, गजब। सर आगे चेक करें क्या? तो अभी देख लेते ना अपन। आगे हमारा था BBABB, 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 कांग्या ये रहा। तो B और B, इसी के साथ आप जीत चुके हैं 7 करोड़। बहुत बढ़िया। आ जाओ भैया एक, अच्छा 11th वाला रह गया क्या? आप ऐसा बोल रहे हैं तो 11th वाले का आंसर चेक कर लो यार, सही होगा। आपको इतना शक क्यों है? 11th वाले का आंसर क्या है? बी। चलो एक लास्ट क्वेश्चन हमारा छूट गया है 12th वाला, देख लेते हैं। नॉर्मल MCQ है, केस सिनारियो नहीं है। लम्बा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इंस्टीट्यूट को मानना पड़ेगा यार, क्या तो नाम रखती है ना? वो एक गाना भी है, खैर छोड़ो। तो लम्बा इंडस्ट्रीज हैज इंपोर्टेड आर्टिकल गामा इन लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम मलेशिया, ठीक है, अ डेवलपिंग कंट्री टू मीट द इंक्रीज डोमेस्टिक डिमांड्स ऑफ इट्स फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट को डर लग रहा है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट सेफगार्ड मेजर सोच रही है, और ऐसा सोच रही है कि भैया इनके ऊपर एक हम ड्यूटी लगा देंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो ठीक है, एक बार देख लेते हैं ऑप्शन। सबसे पहले सेफगार्ड ड्यूटी, हाँ भैया, तो सेफगार्ड ड्यूटी मैक्सिमम 10 साल के लिए लगाई जा सकती है, इतना आपको पता होगा। सेफगार्ड तब लगेगा जब इट एक्सीड द 3% ऑफ टोटल इंपोर्ट, हाँ भैया, और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया भी हुआ है कि शेयर कितना एक्सीड कर रहा है, 4% कर रहा है, तो हाँ ये वाला पॉइंट भी सही है। सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू इम्पोज द सेफगार्ड मेजर फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 4 years, नहीं मैक्सिमम पीरियड ऑफ 10 years रहता है, ठीक है। कैन नॉट बी इम्पोज्ड, नहीं भाई, तो 4th वाला भी गलत है, तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ए वाला, डेट इज फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ यार। कैसा था आपका MCQ? देखो MCQ बहुत ज़्यादा टफ या ट्रिकी नहीं आते, आप पहले ऑप्शन पढ़ लोगे उसके बाद भी करोगे ना तो आपका अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। चलो अच्छा क्वेश्चन है 13th वाला, मज़ा आएगा, मिल बांट के करेंगे। चलो, पूर्वा इम्टैक्स लिमिटेड, अ रजिस्टर्ड एंटिटी अंडर GST इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इज इंगेज्ड इन मेकिंग वेरियस सप्लाईज। इट इज़ नॉट इंगेज इन एग्रीकल्चर ऑपरेशंस, ठीक है। अच्छा इन्होंने बता दिया। पूर्वा इम्पैक्स लिमिटेड इज अ सब्सिडरी ऑफ पूर्वा इनकॉर्पोरेशन, एन एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड इन USA, इंगेज इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज टू कस्टमर्स इन इंडिया। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है। एक कंपनी है हमारी पूर्वा इम्पैक्स, और ये है महाराष्ट्र में, और ये सब्सिडरी है पूर्वा इनकॉर्पोरेशन की, जो कि कहाँ है हमारी USA में, ठीक है। अब हमसे पूछ क्या रहे हैं यार, इन्होंने हमको फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस बताए हैं पूर्वा इम्पैक्स के, और बता रहा हूँ, बताओ भाई बताओ इसके ऊपर क्या GST लायबिलिटी आएगी। तो एक एक करके डिस्कशन करेंगे और फिर बढ़ेंगे आगे, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इसी के कॉपी बना देता हूँ, तो साथ में आपको एक प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। चलो अपन एक काम करते हैं ना, इधर आ जाते हैं,
ठीक है, तो अब अपना प्रेजेंटेशन भी साथ साथ में होता रहेगा। चलो, सबसे पहले अंडरटेकन द प्रमोशन एंड मार्केटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज ऑन प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस फॉर पूर्वा इनकॉर्पोरेशन। सर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया है, ये पूर्वा इनकॉर्पोरेशन यूएसए में, तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे कोई जीएसटी की बात नहीं होती, तो इस 20 लाख के ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। अब देखो प्रेजेंटेशन, यहाँ लिखा कंपटीशन, जीएसटी पेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज, अमाउंट सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, आपको भी ऐसा ही प्रेजेंटेशन करना है वरना आईसीएआई नंबर नहीं देता। प्रमोशन मार्केटिंग अमाउंट जीएसटी तो आएगा नहीं। अब रीजन आप यही नीचे लिख दो, यही नीचे आप रीजन लिख दो। इन्होंने बहुत बड़ा लिखा है, आप चाहे तो छोटा सा रीजन भी लिख सकते हैं, चलेगा दौड़ेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, बस मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि रीज़न यही लिखो, रीज़न के लिए आप अलग से वर्किंग नोट या नोट नंबर का रेफरेंस मत दो। तो सिंस द प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, इसको हम एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बोलेंगे, और सारी कंडीशन फुलफिल हुई है, एंड एक्सपोर्ट आर फर्निशिंग ऑफ एलयूटी विदाउट द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। इतना सा भी बता दिया तो आपका चलेगा, बहुत बढ़िया। उसके बाद आ जाओ भैया, printed letter cards supplied to Subhashini Enterprises registered in Maharashtra. A logo depicting the vision of the firm was to be imprinted on each letter card, and said logo was provided by the firm. Material cost 8 लाख, printing cost 72,000। अगर आपको सप्लाई चैप्टर याद हो तो सप्लाई में हमने एक सर्कुलर पढ़ा था, उस सर्कुलर में यही था कि भैया अगर आप लोगो बनवाते हो, टिश्यूज़, नैपकिन, प्रिंटेड एनवेलप्स बनाते हो, तो दिस इज़ अ कंपोजिट सप्लाई, और यहाँ पे जो प्रिंसिपल सप्लाई है वो गुड्स को माना जाएगा, और जो जीएसटी लगेगा वो गुड्स के हिसाब से पूरे बंडल के ऊपर जीएसटी लगेगा। क्योंकि कंपोजिट सप्लाई में एक बात आप ऑलरेडी सीख चुके हैं कि कंपोजिट सप्लाई में जो प्रिंसिपल सप्लाई होती है उसी को हम मेन सप्लाई मानते हैं। तो भैया 872 पे जीएसटी 100% लगेगा। क्या मान के लगेगा? तो गुड्स मान के लगेगा। ठीक है सर, इतनी बात भी क्लियर है। दूसरी बात कि गुड्स मान के तो लगेगा, बट सर कौन सा जीएसटी लगेगा? अरे बेटा ये महाराष्ट्र और हम भी महाराष्ट्र, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। अब देखो रेट दिया है क्या इन्होंने, ये रहा रेट ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी 9%, और सर्विसेज का भी अलग से रेट दिया हुआ है। इन्होंने फिर हमें दिया हुआ है रेट ऑफ सीजीएसटी 9% एंड रेट ऑफ सीजीएसटी 6, 6 एंड 12 फॉर गुड्स। ओके, तो गुड्स के लिए 6%, तो भैया 8,72,000 का 6% रेट हमारा लग जाएगा। तो देख लेते हैं भैया, अरे वाह गजब, 872 6% और 6%, और यहाँ पे इन्होंने हमको एक्सप्लेनेशन भी दे दिया। फुर्सत से आप एक्सप्लेनेशन को घर पे खुद पढ़ेंगे इस वीडियो के बाद। अच्छा, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो लाइक का बटन दबाएं, और प्लीज़ आप वीडियो में कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि आपके कमेंट ही हमको आगे मोटिवेट करते हैं ऐसी और वीडियो बनाने के लिए। चलो आगे आ जाओ भैया। सप्लाइड रॉ कॉटन टू ध्रुव तारा ट्रेडर्स रजिस्टर्ड इन महाराष्ट्र। द रॉ कॉटन वॉज परचेज्ड फ्रॉम द लोकल फार्मर्स ड्यूरिंग द प्रीवियस मंथ। भाई हमने कहाँ से परचेज करा उससे कोई लेना देना नहीं है। हमने रॉ कॉटन किसको दिया? ध्रुव तारा ट्रेडर्स को दिया। आरसीएम की बात तब होती है जब हम एग्रीकल्चरिस्ट को देते हैं, हम एग्रीकल्चरिस्ट को तो दे ही नहीं रहे, तो नॉर्मल केस लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, और रॉ कॉटन है भाई, इन्होंने जीएसटी का रेट दिया होगा रॉ कॉटन पे। ठीक है, तो वही 6% लगाओ नॉर्मल। नहीं दिया है क्या रेट? ये रहा सॉरी, है ना, रेट दिया हुआ है। सप्लाई ऑफ रॉ कॉटन, तो रेट है 2.5 और 5%, तो 2.5-5% रेट दिया हुआ है, तो वाला रेट आपके ऊपर लग जाएगा। रीज़न आप पढ़ लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद सप्लाइड मेंटेनेंस सर्विसेज टू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई विच हैज़ अवॉर्डेड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रीट लाइट। ओके, अभी अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान आ रहा हो तो ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यहाँ पे हम वैल्यू चेक करते हैं कि अगर सर्विसेज का कंपोनेंट 75% या उससे ज़्यादा है तो एग्जेम्प्ट करते हैं।
तो यहाँ पे टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ 1,20,000, वैल्यू ऑफ डिफंक्ट लाइट एंड अदर स्पेयर्स इज 32,000। तो 32,000, तो गुड्स की वैल्यू है 32,000 डिवाइड बाई 1,20,000। ओहो, तो गुड्स की वैल्यू 26% है, मतलब सर्विसेज की 73 है, 75 से कम है तो इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। ठीक है, 1,20,000 पे जीएसटी लगेगा। सर वापस से क्या, CGST SGST, सर रेट क्या, वो लाइट का रेट दिया है 9% तो 9% आप रेट इस पे लगा देना। सिंपल तो है, क्या इसमें घबराने जैसी बात है। फिर गिव ऑन हायर 10 कार्स हैविंग सीटिंग कैपेसिटी ऑफ 5% टू गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। सर स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को अगर आपने कोई भी गाड़ी दी है, अगर उसकी सीटिंग कैपेसिटी 12 से ज़्यादा है तो एग्जेम्प्ट होता है। यहाँ पे सीटिंग कैपेसिटी 5 है तो एग्जेम्प्ट नहीं होगा, टैक्सेबल होगा। और कहाँ है भैया, तो गुजरात स्टेट रोड कॉरपोरेशन, तो IGST लगेगा ना। तो देख लेते हैं भैया, ये देखो बहुत ही बढ़िया, 3 लाख और 3 लाख का 18% हमारा लग गया IGST। ठीक है, रीज़न आप यहाँ पे पढ़ लेना, रीज़न बहुत छोटे छोटे से लिखने हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। ज़्यादा रीजंस लिखने तो हैं पर बहुत बड़े बड़े लिखेंगे तो टाइम चला जाएगा। देखो मेन नंबर इसके होते हैं, ये इसके मेन नंबर होते हैं, रीजंस के भी नंबर रहते हैं बट रीजंस को आपको कट शॉर्ट करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आगे सर टोटल कर दिया, टोटल आउटपुट टैक्स आ गया हमारा। उसके बाद इनवर्ड सप्लाई, purchase processing machine from Bobby and Company registered under GST. Machines were bought in as is various condition at Gujarat to produce the taxable item 5 लाख। बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, ध्यान से सुनना। देखो भाई, मशीन पे तो GST का क्रेडिट आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ब्लॉक्ड क्रेडिट में 17 सबसेक्शन 5 में आता नहीं। बट यहाँ पे एक बहुत बारीक बात है, हमने मशीन कहाँ से खरीदी, बॉबी एंड कंपनी रजिस्टर्ड अंडर GST इन द स्टेट ऑफ गुजरात। मशीन वर बॉट इन एज इज वेयर इज कंडीशन एट गुजरात। तो अगर आपको प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर याद हो और सेक्शन 10 याद हो, और सेक्शन 10 में अगर आपको याद हो कि अगर गुड्स का मूवमेंट नहीं होता है तो जहाँ पे गुड्स रहते हैं बस वही बन जाता है प्लेस ऑफ सप्लाई। याद आ रहा है 10(1)(c)? ठीक है, तो अब सर यहाँ पे LOS भी गुजरात है और POS भी गुजरात है, तो ट्रांजैक्शन में क्या लगना चाहिए, CGST और SGST, और SGST भी कौन सा। अब इसका ITC ब्लॉक तो नहीं है बट इसका ITC लोगे कैसे, क्योंकि भैया हम तो हैं महाराष्ट्र में, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे। तो बस वैसी ही कुछ बात है। तो ये CGST SGST गुजरात का लगा हुआ है तो इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि हम हैं महाराष्ट्र में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कहाँ गया सर, अब देखो टोटल आउटपुट टैक्स में जैसे ही आप लिखोगे ना लेस ITC, आप धड़ल्ले से नीचे बनाओगे एक वर्किंग नोट। ठीक है, ऐसे ही प्रेजेंटेशन करना है तो ही नंबर मिलेंगे। वर्किंग नोट कंप्यूटेशन ऑफ एलिजिबल ITC, सबसे पहले मशीन परचेस पूरा समझाने का। इंट्रा स्टेट 10(1)(c) लगेगा, 10(1)(c) के हिसाब से जो लोकेशन है वो आएगी हमारा गुजरात, और ITC इसका नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि भैया इंट्रा स्टेट लोकेटेड इन डिफरेंट स्टेट। ठीक है, तो गुजरात का ITC हम महाराष्ट्र में नहीं क्लेम कर सकते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बस ऐसे ही करना है। देखो पहले आउटपुट टैक्स लेस ITC में रेफर वर्किंग नोट और नीचे कूदी मार के वर्किंग नोट नंबर 1। आ जाओ भैया सेकेंड वाला, परचेज मेटल स्क्रैप कवर्ड अंडर चैप्टर नंबर 72 वो फ्रॉम मनसुख ट्रेडर्स ऑफ महाराष्ट्र एंड अनरजिस्टर्ड पर्सन टू बी यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, अब देखो मेटल स्क्रैप में क्या रहता है ना, सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो RCM लगेगा और क्रेडिट भी आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमने क्या खरीदा, मेटल स्क्रैप, अनरजिस्टर्ड से खरीदा, हाँ जी। क्या RCM लगेगा, हाँ जी RCM लगेगा। क्या आपको क्रेडिट मिलेगा, हाँ भाई आपको क्रेडिट मिलेगा। तो क्या लगेगा सर, देख लेते ना, ये महाराष्ट्र तो CGST और SGST। तो आ जाओ भैया 2 लाख ये लगाओ इस पर CGST और SGST।
ठीक है। तो यहाँ पे लिखने का कि भैया आईटीसी इंट्रा स्टेट है तो इसका आईटीसी मिल जाएगा, और ये आरसीएम में टैक्सेबल रहता है, तो आपको लेस आईटीसी तो करना ही पड़ेगा, और आखिरी में आपको करना पड़ेगा ऐड आरसीएम लाइबिलिटी, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद प्रोक्योर्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज फॉर इट्स बिजनेस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड फ्रॉम थॉमस इनकॉर्पोरेशन, अ कंपनी लोकेटेड इन जर्मनी। भाई इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, आईजीएसटी लगेगा, आरसीएम पे टैक्स देना पड़ेगा, और आपको आईटीसी में मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आ जाओ भैया 1.5 लाख। हाँ, तो सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 प्लेस ऑफ सप्लाई निकालने के लिए, और इसका प्लेस ऑफ सप्लाई आएगा इंडिया आ जाएगा तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस, और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है तो आईटीसी तो मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ मशीनरी टू बी यूज, ये भी आरसीएम वाला केस है और ये भी आरसीएम वाला केस है। अ मशीनरी टू बी यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग वॉज सेंट टू जॉर्ज इनकॉर्पोरेशन यूएसए फॉर कैरिंग आउट द रिपेयर वर्क ऑन द सेम। द कंसिडरेशन टू जॉर्ज वॉज पेड फॉर सच रिपेयर वर्क। मशीन वॉज रिसीव्ड आफ्टर रिपेयर इन द मंथ ऑफ मई। तो अगर आपको याद हो सेक्शन नंबर 13, तो सेक्शन नंबर 13 में एक सिंपल सी बात कही जाती है कि अगर आपने कोई भी गुड्स टेम्पररी इंडिया के बाहर भेजे हैं फॉर रिपेयर पर्पस, तो जो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई है वो सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 के हिसाब से निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मशीन आपने कहाँ भेजी है? यूएसए, फॉर कैरिंग आउट द रिपेयर वर्क ऑन द सेम। कंसिडरेशन पे करा, मशीन वॉज रिसीव्ड आफ्टर रिपेयर। अब सर एक बात बताओ, सप्लायर तो बाहर का है, रेसिपेंट हमारा कहाँ का हुआ? क्योंकि इंडिया का ही रेसिपेंट है, और प्लेस ऑफ सप्लाई भी इंडिया ही निकलेगा। तो जब प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया निकलेगा तो क्या इसके ऊपर जीएसटी लगेगा? हाँ भाई, इसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा। तो 2 मिनट 2 मिनट सॉरी 2 मिनट रुक जाओ। मशीन सेंट फॉर कैरिंग आउट रिपेयर वर्क, हाँ जी, वापस से सुनो। देखो, हमने मशीन भेजी है कहाँ? जॉर्ज इनकॉर्पोरेशन। अब मशीन में परफॉर्मेंस रिलेटेड सर्विसेज है, और परफॉर्मेंस रिलेटेड सर्विसेज में कहाँ पे काम हो रहा है भैया? काम हो रहा है कहाँ पे? यूएसए में। तो फिर इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? यूएसए बनेगा, और सिंस इसका प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया है तो फिर इसके ऊपर जीएसटी की बात नहीं होगी। ठीक है, इसमें एक सिंपल सा एक सर्कुलर भी था, वो दूसरा मैटर था, वो डायमंड्स और उनके केस में था। तो वो ऐसा था कि अगर डायमंड्स फॉर द टाइमिंग इंडिया आ रहे हैं फॉर पॉलिश पर्पस, और उसके बाद वापस से इंडिया के बाहर जा रहे हैं, तो इसका जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो इंडिया ना निकलते हुए सेक्शन 13(2) से डिसाइड होगा। तो मैं बस उसमें ही थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। तो ये तो भैया वो वाला केस नहीं है, यहाँ पे सिंपल मशीन है, बाहर जा रही है रिपेयर पर्पस के लिए, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया, तो इसके ऊपर कोई जीएसटी की बात नहीं होगी। ठीक है, हो गया। उसके बाद फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन, पूर्वा इनकॉर्पोरेशन यूएसए provided a corporate guarantee of rupees 1.5 crore on behalf of Purva Impex Limited to money bank free of cost। भैया देखो, गारंटी के केस में क्या होता है ना, या तो एक्चुअल कंसिडरेशन या 1% ऑफ गारंटी अमाउंट विच एवर इज हायर, वो आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई लेना पड़ता है। तो भैया यहाँ पे 1.5 करोड़ है, तो 1.5 करोड़ का 1% हो जाएगा हमारा 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख रुपए भाई अब कुछ नहीं कर सकते, जो 1.5 लाख रुपए ना, इस 1.5 लाख के ऊपर जीएसटी लगेगा। ठीक है, तो ठीक है सर, ये भी कौन सी सप्लाई है? हमारी इनवर्ड सप्लाई है ना, क्योंकि हमको यूएसए से गारंटी मिली है, तो इस 1.5 लाख के ऊपर जीएसटी लगेगा। सर इस पे भी आरसीएम लगेगा क्या? हाँ राजा, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है तो आरसीएम की बात तो होगी। उसके बाद कुछ भी नहीं है, ये देखो कॉर्पोरेट गारंटी 1.5 लाख, इसका 18% हम इसके ऊपर जीएसटी लगा देंगे, और सबको टोटल कर देंगे तो आ जाएगा क्या? एलिजिबल आईटीसी अवेलेबल फॉर सेट ऑफ। और ये जो एलिजिबल आईटीसी है ये ऊपर लिखने का 18,000 और 54,000 डायरेक्टली माइनस हो गया। बताओ कितना सही क्वेश्चन था।
टोटल आउटपुट टैक्स में भी और आईटीसी भी है तो डायरेक्टली माइनस हो गया। अब सेट ऑफ तो आपको आता ही है, पर फिर भी चलो सुन लो, पहले आई से आई, फिर अगर आई बच गया तो आई से सी, फिर आई से एस, फिर सी से सी, सी से एस, एस से एस और एस से आई। सी और एस का आपस में सेट ऑफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर जीएसटी पेबल, ऐड जीएसटी पेबल अंडर रिवर्स चार्ज, तो मेटल स्क्रैप पे रिवर्स चार्ज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज उसके ऊपर रिवर्स चार्ज और कॉर्पोरेट गारंटी के ऊपर रिवर्स चार्ज, और फिर आ जाएगा टोटल नेट जीएसटी पेबल इन कैश, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में एक आधी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जैसे वो वाला पॉइंट, कौन सा वाला, एक वो परफॉर्मेंस रिलेटेड यूएसए वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कॉर्पोरेट गारंटी वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के एक दिन पहले आप आरटीपी में ये वाला क्वेश्चन जरूर देख के जाना, ठीक है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में एज इट इज आरटीपी वाले क्वेश्चन छप जाते हैं, ठीक है। आगे के क्वेश्चन पे आ जाओ। इन एन अपील फाइल्ड विद द हाई कोर्ट by Pratik Limited on the question whether the activity undertaken by Pratik amounts to supply, appeal was decided in favor of Pratik Limited। तो भैया प्रतीक लिमिटेड के फेवर में अपील डिसाइड हो गई, अच्छी बात है। अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी इन्वॉल्व वर 1.2 करोड़ का आईजीएसटी, 60 लाख रुपए का इंटरेस्ट और 50 लाख रुपए की पेनल्टी। हाउएवर Department does not agree with the order passed by High Court and contends that the said activity amounts to supply under GST। भैया डिपार्टमेंट ने बोला नहीं भाई ये तो सप्लाई है, इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। डिपार्टमेंट भाई को सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करनी है। क्या सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हैं? पहला क्वेश्चन तो यही है। Will your answer change in case matter is relating to valuation of services instead of determining whether the said activity amounts to supply? अब देखो भैया इसमें दो बातें, डिपार्टमेंट ऐसे अपील नहीं कर सकता, एक लिमिट होती है, और अगर आपको लिमिट याद है तो जीएसटी 80 में अगर अपील करनी है तो 20 लाख रुपए, हाई कोर्ट में करनी है तो 1 करोड़ रुपए और सुप्रीम कोर्ट में करनी है तो 2 करोड़ रुपए। अच्छा, ये लिमिट में सिर्फ टैक्स का अमाउंट देखा जाता है, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी तीनों को कंबाइन करके अमाउंट नहीं देखा जाता। तो भैया यहाँ पे सिर्फ टैक्स का अमाउंट कितना है? 1.2 करोड़, और अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी है तो 2 करोड़ का अमाउंट होना चाहिए। तो हम बोलेंगे डियर डिपार्टमेंट आप ये अपील नहीं कर सकते। दूसरा मुद्दा, अब डिपार्टमेंट ने खुद ही बोला हुआ है कि कुछ कुछ मुद्दे में हम ये अमाउंट नहीं देखेंगे, हम प्राइमा फेसी केस देखेंगे, और वहाँ पे फिर ये अमाउंट का लोचा लफड़ा नहीं होगा, और फिर वहाँ पे अगर अमाउंट आपका 2 करोड़ से कम भी होगा तो भी आप अपील कर सकते हो। और ऐसे कुछ कुछ केसेस हमको डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर में बताए हुए हैं, ठीक है। तो चलो यार देखें इंस्टीट्यूट ने इसका क्या आंसर दिया है। ये देखो, अब सेक्शन तो आपको याद नहीं रहेगा, बट फिर भी अगर याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। सेक्शन 120 ऑफ CGST एक्ट क्या बोलता है? बोर्ड में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल इशू ऑर्डर डायरेक्शंस फॉर फिक्सिंग द मॉनेटरी लिमिट फॉर द पर्पज ऑफ फाइलिंग द अपील। और क्या मॉनेटरी लिमिट फिक्स करी है? जीएसटी 80 में अपील करना है तो 20 लाख, हाई कोर्ट में अपील करना है तो 1 करोड़, और सुप्रीम कोर्ट में अपील करना है तो 2 करोड़। और सर किसको गिनना है? तो भाई यहाँ पे इन्होंने साफ बताया हुआ है, वेयर द डिस्प्यूट पर्टेन्स टू डिमांड ऑफ टैक्स, द एग्रीगेट ऑफ अमाउंट ऑफ टैक्स इंक्लूडिंग CGST, SGST, IGST, कंपनसेशन सेस शल बी कंसिडर्ड। तो सिर्फ आपको टैक्स वाले अमाउंट को प्लस करना है, इंटरेस्ट पेनल्टी वाले अमाउंट को प्लस नहीं करना है। तो फिर इन्होंने बता दिया कि सर यहाँ पे आप अपील नहीं कर सकते हो। फिर कुछ कुछ मुद्दे के बाद हाउएवर, ये जो हाउएवर है ना, यही पूरे के पूरे जड़ है कि कुछ कुछ केसेस में मॉनेटरी लिमिट नहीं लगेगी और वहाँ पे भी आप अपील फाइल कर सकते हो, और जहाँ पे आपका मेरिट्स के बेसिस में देखा जाएगा केस, नॉट अकॉर्डिंग टू द मॉनेटरी लिमिट्स। सर CGST, SGST, UTGST एक्ट के जो प्रोविज़न है वो कॉन्स्टिट्यूशन से मैच नहीं हो रहे, ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। फिर रूल्स रेगुलेशंस CGST, SGST एक्ट से मैच नहीं हो रहे हैं। ऑर्डर नोटिफिकेशन इंस्ट्रक्शन CGST, SGST, UTGST एक्ट से मैच नहीं हो रहे हैं, और रूल्स मेड देयर अंडर। देखो आपको ये तो मालूम होगा ना, सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन
उसके बाद CGST, SGST, UTGST एक्ट, उसके बाद हमारे रूल्स और रेगुलेशन, उसके बाद हमारे नोटिफिकेशन, इंस्ट्रक्शंस और सर्कुलर। तो ये हायरार्की रहती है भैया। फिर वेयर द मैटर इज रिलेटिंग टू वैल्यूएशन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, रिफंड हो गया, प्लेस ऑफ सप्लाई और एनी अदर इशू। ठीक है, तो इन केसेस में विच आर रिकरिंग इन नेचर, तो इन केसेस में आप चाहो तो विदाउट एनी लिमिट भी अपील फाइल कर सकते हो। ठीक है, ये 5-6 पॉइंट दिए हुए हैं, आप 3-4 पॉइंट भी पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। चलो बढ़ो आगे बढ़ो सर। चलो, स्मिथ इनकॉर्पोरेशन, अ कंपनी लोकेटेड इन USA, चार्जेस सब्सक्रिप्शन फीस फ्रॉम इट्स अनरजिस्टर्ड कस्टमर्स इन इंडिया। ठीक है, एट इट्स ऑनलाइन मनी गिविंग पोर्टल। ये पता नहीं मनी गिविंग के पीछे इतना क्यों पड़ गए। द डिपार्टमेंट कंटेंट्स दैट GST शुड बी चार्ज ऑन द सब्सक्रिप्शन फीस। ठीक है भैया, डिपार्टमेंट बोल रहा है GST लगेगा सब्सक्रिप्शन फीस पे। स्मिथ अपोजेस द व्यू और बोल रहा है ऑनलाइन मनी गेमिंग इन टेंजिबल गुड्स है, कस्टम फ्रंटियर्स कॉस्ट नहीं कर रहे हैं, तो भैया काय का GST। पहला, व्हाट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई और वेदर द GST वुड बी लेवेबल। अब देखो यार, ध्यान से समझना, ऑनलाइन मनी गेमिंग स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम और स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम गुड्स में कवर होते हैं। ठीक है, सेक्शन नंबर 5 सबसेक्शन 1 ऑफ IGST एक्ट वो सिंपल सी बात बोलता है कि भैया जितने भी गुड्स हैं जो इंडिया के बाहर से इंडिया में आ रहे हैं, उसका जो भी वैल्यूएशन होगा वो कस्टम टैरिफ एक्ट के हिसाब से होगा। और उन्होंने एक चीज़ वहाँ पे स्पेसिफाई करी है कि ये जो ऑनलाइन मनी गिविंग का जो वैल्यूएशन है वो नॉर्मल प्रोविज़न के हिसाब से होगा, दैट इज सेक्शन 5 सबसेक्शन 1। वहाँ पे कोई कस्टम टैरिफ एक्ट आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। रही बात ऑनलाइन मनी गेमिंग की प्लेस ऑफ सप्लाई की, तो इसका जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो रहेगा हमारा इंडिया। वो कोई 2 कंडीशन देखनी रहती है कि भाई आपका मोबाइल का सिम इधर है, फिर आपका इंटरनेट का IP एड्रेस इधर है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का जो पेमेंट हुआ है वो यहाँ से हुआ है, तो कोई भी 2 कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो हम बोलते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई इज़ इन इंडिया। तो क्या GST लगेगा? हाँ भैया 100% GST लगेगा। अगला मुद्दा, GST कौन देगा? भैया स्मिथ इनकॉर्पोरेशन को GST देना पड़ेगा। सर वो तो USA में, तो हम बोलेंगे एक काम करो, आप अपना कोई एक एजेंट यहाँ पे अपॉइंट करो। अगर आप कोई अपना एजेंट अपॉइंट नहीं कर रहे हो तो आप अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में अपॉइंट करो। सर एजेंट भी नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है, तो आपको कोई एक तो अपना ऑफिस या कोई अपना एक बंदा इंडिया में बिठाना पड़ेगा फॉर द पर्पज़ ऑफ पेइंग GST। तो यही आएगा इसका आंसर। एक बार अपन देख लेते हैं। चलो, ये देखो, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इन इंडिया इज लोकेशन ऑफ इंपोर्टर, और ऑनलाइन मनी गेमिंग स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम है, और इस केस में द प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट दैट इज इंडिया। ठीक है, इसमें वो सारी कंडीशंस भी रहती है जो मैंने आपको बता दिया, वो स्पेसिफिकली फॉर OIDAR रहती है। तो ऑनलाइन मनी गेमिंग का जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो आप वैसे ही निकालो जैसे आप इंपोर्ट का निकालते हो। जैसे गुड्स में सेक्शन 11 लगाते हो, वैसे ही आप ऑनलाइन मनी गेमिंग में भी क्या लगाओगे? सेक्शन नंबर 11। ठीक है, अब एज पर द प्रोविजन टू सेक्शन 5 सबसेक्शन 1, ये वही बात कि IGST ऑन गुड्स इज कलेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन नंबर 3 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट, बट इनटेंजिबल गुड्स के केस में ये वाला प्रोविजो लगाना पॉसिबल ही नहीं है। तो अब ये वाला प्रोविजो लगाना तो पॉसिबल ही नहीं है, तो अब क्या करें? तो इन्होंने साफ बोल के रखा हुआ है कि भैया इसके ऊपर GST तो लगेगा, और वैसे ही लगेगा जैसे नॉर्मल सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 बोलता है। ठीक है, मतलब कस्टम टैरिफ एक्ट की बात आप इसके ऊपर नहीं करोगे। फिर अगला मुद्दा, सर किसको पे करना है? स्मिथ इनकॉर्पोरेशन को। सेक्शन 14 बोलता है कि भैया आपको GST में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन आपको लेना पड़ेगा, नहीं इंडिया वाइज रजिस्ट्रेशन आपको लेना पड़ेगा। इनके लिए एक स्पेशल बेनिफिट, एक सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन की स्कीम है जहाँ पे आप इंडिया वाइज रजिस्ट्रेशन लेंगे, स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन लेना, और नहीं है तो भैया एक रिप्रेजेंटेटिव बिठाओ,
और ना तो इनकी फिजिकल प्रेजेंस है और ना ही रिप्रेजेंटेटिव है, तो प्लीज़ आप एक बंदा इंडिया में अपॉइंट करो और उसको बोलो कि भैया जीएसटी का पेमेंट करे। ठीक है, डन क्लास, बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। चलो बढ़े आगे, आ जाओ। 16, मिस्टर डिवास, अ रजिस्टर्ड पर्सन इन आगरा, उत्तर प्रदेश, purchased a car for 12,50,000 on 15th October. On 31st October, the car met with an accident resulting in a minor damage. तो कार का हो गया भैया एक्सीडेंट। ड्यू टू अर्जेंसी ही got his car repaired in the local garage of a nearby market instead of garage authorized by General Insurance Company. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके ऊपर सर्कुलर आया था, ये पूरा अमेंडमेंट में से क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। तो भाई साहब ने अपनी कार लोकल गैरेज से रिपेयर करवा दी। ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ रिपेयर 54,000। ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ मिस्टर दिवास, इनवॉइस फॉर द एंटायर अमाउंट वॉज रेज बाय द गैरेज इन द नेम ऑफ सुरक्षा इंश्योरेंस कंपनी। पूरा 54,000 का बिल इन्होंने सुरक्षा इंश्योरेंस कंपनी पे बना दिया। इंश्योरेंस कंपनी ने कितने का क्लेम अप्रूव करा है? सिर्फ 40,000 रुपये का इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम अप्रूव करा है and reimbursed the same along with GST at the rate 18% to Mr. Divas. In the light of above facts, you are required to answer the following question. पहला क्वेश्चन, whether the Suraksha Insurance Company is eligible to avail ITC on the basis of invoice raised by garage. देखो भैया, ITC तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। और कितना मिलेगा भैया? पूरे 54,000 का ITC नहीं मिलेगा, जितना क्लेम अप्रूव करा। कितना क्लेम अप्रूव करा? 40,000 का क्लेम अप्रूव करा, तो 40,000 रुपये तक का आपको ITC मिल जाएगा। सिंपल। उसके बाद, वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ गैरेज हैड इशूड 2 डिफरेंट इन्वॉइसेस? नहीं भाई, आंसर हमारा सेम ही रहेगा। और सेकंड वाला तो और प्रॉपर हो गया भैया, 40,000 का इन्वॉइस सुरक्षा को दे दिया और बाकी 14,000 का इन्वॉइस मिस्टर डिवा को दे दिया। थर्ड वाला, इन केस गैरेज इशूड द इन्वॉइस इन द नेम ऑफ मिस्टर डिवास, वुड सुरक्षा इंश्योरेंस भी एलिजिबल? अब भूल जाओ भैया, अब ITC नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्वॉइस तो सुरक्षा इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे होना चाहिए। अगर आपने इसके नाम पे इन्वॉइस बना दिया तो फिर आपको ITC नहीं मिलेगा। हाँ ठीक है, आ जाओ भैया, तीनों के तीनों केसेस देखो। पहले इन्होंने पूरा समझाया कि 17(5) क्या बोलता है कि ITC ऑफ इंश्योरेंस, याद है वो, कि अगर कार का क्रेडिट मिल गया तो फिर कार के ऊपर रिपेयर मेंटेनेंस इंश्योरेंस का भी क्रेडिट मिल जाएगा। पर अगर इंश्योरेंस कंपनी है तो इंश्योरेंस कंपनी के केस में आपको रिपेयर मेंटेनेंस इंश्योरेंस का क्रेडिट मिल जाएगा, भले आपको कार का क्रेडिट नहीं मिला। तो ये बात समझाई। फिर इन्होंने रेसिपेंट कौन होता है, कंसिडरेशन क्या होता है, उसकी बात समझाई। फिर इन्होंने सर्कुलर का रेफरेंस दिया और फिर जाके इन्होंने तीनों केसेस बताए हैं। और फर्स्ट केस में इन्होंने बोला कि भाई मिल तो जाएगा पर सिर्फ कितने का क्रेडिट मिलेगा? 40,000 रुपये का ही क्रेडिट मिलेगा। दूसरे के केस में 2 इन्वॉइस इशू करे हैं, तो 2 इन्वॉइस इशू करेंगे, आंसर तो हमारा सेम ही रहेगा, यहाँ पे भी क्रेडिट मिल जाएगा कितने का? 40,000 का। और तीसरे केस में आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि इन्वॉइस ही आपके नाम पे नहीं है, तो सेक्शन 16 की बेसिक कंडीशन ही आपने फुलफिल नहीं करी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। 17 वाला होमवर्क क्वेश्चन आप खुद ही पढ़ेंगे। लिस्ट द सिनारियो वेयर गुड्स आर लाइबल टू बी कन्फिस्केटेड अंडर सेक्शन 130 ऑफ CGST एक्ट 2017। ये रहा भैया आपका ये होमवर्क है, आपको खुद को पढ़ना है कि कहाँ कहाँ पे गुड्स कन्फिस्केट हो सकते हैं। कोई भी 4-5 पॉइंट आप इसको याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। आ जाओ आगे, 18th वाला क्वेश्चन। सर कितने क्वेश्चन है यार, ज़्यादा नहीं है, 18, 19, 20। ठीक है, आ जाओ। मिस्टर मनमीत, अच्छा क्वेश्चन है। इम्पोर्टेड सर्टन गुड्स फ्रॉम हिज सन मिस्टर हरभजन। ओहो, इंडिया टीम जीत गई, उसकी बहुत बहुत बधाई हो आपको। हरभजन से याद आ गया मेरे को। रिसाइडिंग इन US एंड ट्रांजैक्शन वैल्यू हैज़ बिन रिजेक्टेड। रूल 4, रूल 5 आर फाउंड इन एप्लीकेबल। मिस्टर मनमीत ने कॉस्ट रिलेटेड डेटा दिया है और रिक्वेस्ट टू डिटरमाइन द वैल्यू एज पर रूल 8। ठीक है भैया, निकाल लेते हैं वैल्यू, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। कस्टम ऑथोरिटीज़ आर ऑफ ओपिनियन दैट सिंस वैल्यू एज पर रूल 7 कैन बी डिटरमाइंड देयर इज़ नो नीड टू अप्लाई रूल 8। ऐसा नहीं है भाई, आप डायरेक्टली रूल 8 भी अप्लाई कर सकते हो
और रूल 7 को डिसरिगार्ड करके डायरेक्ट रूल 8 अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलो वैल्यू निकालें। सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल 2000, फैब्रिकेशन चार्जेस 1000, अदर एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट कॉस्ट, इन सबको जोड़ दो तो 2000, 3000, 3400 और 3650। उसके बाद 250 फ्रेट फ्रॉम मिस्टर हरभजन फैक्ट्री टू यूएस पोर्ट, हाँ तो 250 ये भी जोड़ दो। और लोडिंग चार्जेस 100, तो ये भी जोड़ दो भैया 100। कितना आ गया? $4000 हमारी वैल्यू आ गई। अब सुनना ध्यान से, इन्होंने बोला नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑफ मिस्टर हरभजन 20% ऑफ FOB। अब अगर आपने बचपन में पढ़ा हो तो 20% ऑफ FOB मतलब 25% ऑफ कॉस्ट। देखो ये ऐसा होता है, इधर कॉस्ट इधर सेल्स, तो जैसे है ना 20% ऑफ FOB, तो ये 20/100 डेट इज 1/5, इधर जाके हो जाता है 1/4। अब डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कर देते हैं, और यही इधर होता अगर 1/5 तो ये इधर जाके हो जाता है 1/6। ठीक है, तो 20% ऑफ FOB तो 25% ऑफ कॉस्ट। ठीक है ना। अब $4000 तो हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना हो गया भैया? 25%, तो 25% हो गया 1000, तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट। अब सुनो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। तो मेरी जो FOB वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? $5000। 4000 और 1000 कितनी हो गई? $5000। अब इसके बाद इन्होंने क्या बोला? एयर फ्रेट फ्रॉम USA पोर्ट टू इंडिया पोर्ट $1500। अगर आपको याद हो तो रूल 10(2) बोलता है कि मैक्सिमम एयर फ्रेट आपका कितना हो सकता है? 20%। तो यहाँ पे एयर फ्रेट वो मैक्सिमम कितना हो सकता है भैया आपका? 20%। 20% बोले तो कितने डॉलर हो गया? $1000। और इंश्योरेंस अगर दिया हुआ है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अब देखो ICAI ना एक बहुत ख़तरनाक अजम्पशन लेता है, और वो अजम्पशन मैं आपको बता देता हूँ। अजम्पशन ये होता है कि भैया ये जो आपने एयर फ्रेट निकाला ना, इसके अंदर ये फ्रेट और ये जो लोडिंग चार्जेस हैं ये भी ऑटोमेटिकली आ गए। मतलब $1000 में एक चीज़ नहीं आई है, $1000 में टोटल 3 चीज़ें आ गई है। फ्रेट भी आ गया है और लोडिंग चार्जेस भी आ गए। तो इसका मतलब है, बिल्कुल ध्यान से समझना कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, कि जब हम वैल्यूएशन निकालेंगे तो वैल्यूएशन निकालते टाइम ये जो आपने वापस से प्लस कर दिया, ये 250 और 100 प्लस कर दिया, तो ये 250 और 100 मैं यहाँ से माइनस कर रहा हूँ, तो 4000 माइनस 350 प्लस 1000 और प्लस इंश्योरेंस का 50, तो वैल्यू कितनी आ गई मेरी? $4700। और वैल्यू क्या है डॉलर की? 85, तो 4700 इंटू, ठीक है, हाँ सॉरी 2 मिनट रुक जाओ। देखो ध्यान से देखना आप, है ना। तो ये 2000, 1400, 250, तो ये तो आ गए अपने कितनी? 3650। अब मैं आपको क्या बोल रहा था कि देखो ये 3650 तो ठीक है। अब हमारी जो FOB वैल्यू निकली थी वो निकली थी कितनी राजा? 4000, और उसके ऊपर हमने प्रॉफिट कितना जोड़ दिया? प्रॉफिट जोड़ दिया 25%। तो प्रॉफिट जोड़ने के बाद हमारी FOB वैल्यू आ गई। उसके बाद जो हमको फ्रेट लोडिंग जोड़ना है वो कितना जोड़ना है? 20%। तो 5000 का 20% कितना हुआ? 1000। ठीक है, तो भैया 3650, 1000 और ये 1000, और फिर इंश्योरेंस चार्जेस 50, कितना हो गया? 5700। मैं आपको बस ये समझाना चाह रहा हूँ
कि भाई ये जो 250 और 100 है ना 350, ये जो आपने 20% निकाला ना, ये 20% में ये 350 भी शामिल होगा। मतलब वो जो 1000 है उस 1000 में ये 350 भी है। तो इसलिए 350 को आपको या तो हटाना पड़ेगा, ठीक है, या तो आप उसको कंसिडर ही मत करो, आप ऐसा प्रेजेंटेशन कर दो, ठीक है। ये ICI का अजम्पशन है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बहुत बढ़िया। चलो फिर सर ये तो हो गया, हमको आ गया समझ में, और इनमें थोड़ी सी ज्ञान की बातें करी हुई है। ज्ञान की बात बस इतनी सी है कि सर रूल 8 को एक्सेप्ट कर सकते हैं इफ़ सेम इज़ अप्रूव्ड बाय प्रॉपर ऑफिसर, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स इज डिटरमाइंड अंडर रूल 8 इफ सेम कैन नॉट बी डिटरमाइंड अंडर द अर्लियर रूल्स। और रूल 7 और रूल 8 के ऑर्डर को रिवर्स कर सकते हैं एट द रिक्वेस्ट ऑफ द इम्पोर्टर एंड विद द अप्रूवल ऑफ प्रॉपर ऑफिसर, ठीक है। इसको एक बार पढ़ लेना, आ जाएगा आपको समझ। और फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो बस कमेंट सेक्शन में मुझे आप टाइप कर देना कि सर ये एक बार बता दो, मैं आपको बता दूंगा। चलो 19th वाला, ग्रीन पेपर्स कंपनी इंपोर्टेड गुड्स वैल्यूड एट 20 लाख, वाइड अ बिल ऑफ एंट्री 15 जुलाई और कस्टम ड्यूटी का रेट था 10%। सारे डॉक्यूमेंट फर्निश करे हैं। हाउएवर द प्रॉपर ऑफिसर डीम्ड इट नेसेसरी टू मेक फर्दर इंक्वायरी एंड देयर आफ्टर द सेम वर प्रोविजनली असेस्ड एट अ वैल्यू ऑफ 20 लाख। और भैया ग्रीन पेपर ने एडिशनल ड्यूटी भी पे कर दी। ग्रीन पेपर वॉलंटरी पेज अ ड्यूटी ऑफ 50,000 ऑन 20 अगस्त। फाइनल ड्यूटी इज असेस्ड एट 3 लाख। पूछा क्या है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल। अरे यार बहुत ही सिंपल है, देखो कस्टम का इंटरेस्ट है, कस्टम का इंटरेस्ट का रेट होता है 15%, ठीक है। GST का जो इंटरेस्ट होता है उसका 18% रेट होता है, और कस्टम का जो इंटरेस्ट होता है वो फर्स्ट डे से ही लग जाता है। तो सुनो ध्यान से भाई साहब, 15 जुलाई को असेस हुई ड्यूटी और प्रोविजनल ड्यूटी कितनी पे करी हमने, 2 लाख की, और ग्रीन पेपर ने वॉलंटरी ड्यूटी पे करी ऑफ 50,000 ऑन 20 अगस्त। तो 20 अगस्त ना, तो भैया आपका ब्याज तो 1 जुलाई से लगेगा। 1 जुलाई से लेकर 20 अगस्त तक आपका ब्याज लगेगा। तो जुलाई में 31 दिन, 20 में 51 दिन, 50,000 इंटू 51, तो एक तो आया 1047 प्लस, और फाइनल ड्यूटी कितनी असेस हुई है आपकी 3 लाख। तो बैलेंस ब्याज लगेगा 31 अगस्त तक। तो लगाओ 1 जुलाई से 31 अगस्त, तो 2.5 लाख। दो मिनट है ना, 2 मिनट राजा। ओके ओके ओके, 2 लाख की तो हमने पहले पे कर दी थी 50,000, तो 50,000 और बच गया, तो 1047। 2 मिनट रुक जाओ, है ना, ये 2.5 लाख नहीं आएगा। 50,000 इंटू 15% इंटू 62 डिवाइड बाय 1273, तो 1047 प्लस 1273, तो 1047 तो 2321 या 2322 एज द केस में भी वही आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। बोलो बात क्लियर है क्या? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन ध्यान रखना, 15% का रेट रहता है। उसके बाद फिर थ्योरी क्वेश्चन, ब्रीफली डिस्कस द प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 69 ऑफ कस्टम एक्ट 1962 रिलेटिंग टू क्लियरेंस ऑफ वेयर हाउस गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। अब भाई बहुत ही सिंपल है, जो वेयर हाउस में गुड्स पड़े हैं उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हो विदाउट द पेमेंट ऑफ ड्यूटी, अगर आपको प्रॉपर ऑफिसर की परमिशन मिल गई तो इसमें आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट वो आपने प्रेजेंट कर दिया हो,
एक्सपोर्ट ड्यूटी फाइन्स पेनल्टी पे कर दी हो और जो क्लियरेंस ऑर्डर है एक्सपोर्ट का वो प्रॉपर ऑफिसर ने बना दिया हो, उसके बाद आपका गुड्स आप वेयर हाउस से एक्सपोर्ट कर सकते हो विदाउट द पेमेंट ऑफ ड्यूटी। एक और चीज़, अगर गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि गुड्स आप वापस से स्मगल बैक कर दोगे या दाल में कुछ काला है, तो गवर्नमेंट कंडीशंस लगा सकती है और गवर्नमेंट बोल सकती है कि ये वाले जो गुड्स है शैल नॉट बी एक्सपोर्टेड टू एनी प्लेस आउटसाइड द इंडिया विदाउट द पेमेंट ऑफ ड्यूटी और exported subject to such restriction and condition as may be specified in the notification। ठीक है, तो यार इसी के साथ हमारा RTP मई 2025 का डिस्कशन खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और वो जो सब्सक्राइब का बटन हो सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करो। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण।